इनमें से पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 2 नंबर कि हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ होती है, लेकिन देखिए यहाँ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड और मिलीमीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 3 नंबर कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो मान लीजिए कि यह समतल सतह है, यह समतल सतह, जो किरण आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये देखिए यहाँ पर एक एंगल बनता है, देखिए ये अभिलंब है, यहाँ पर एंगल बनता है तो इसको कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ पर एक एंगल बनता है तो उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इसमें से जो होता है परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण जो होते हैं हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न 5 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से आगे प्रश्न है 6 नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। तो देखिए जो वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है हमेशा गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से आगे प्रश्न है 7 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। तो देखिए जो इसमें से जो फोकस होती है, जो फोकस ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ए बराबर होता है r/2। तो देखिए इसमें से है ऑप्शन नंबर बी में है ए बराबर r/2। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है हमेशा अवतल दर्पण होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न 9 नंबर कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन नंबर डी है पराश्रव्य तरंग का। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका आंसर होगा। तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 10 नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो देखिए दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो दांत के डॉक्टर होते हैं। जो दांत के डॉक्टर हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, तो डी है इनमें से सभी। तो जो डॉक्टर होते हैं हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 11 नंबर कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर देखेगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल में भी केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और इसलिए देखिए इसका जो ऑप्शन है डी में समतल तथा उत्तल, तो समतल तथा उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से प्रश्न है आगे 12 नंबर कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए समतल दर्पण में हमेशा आभासी तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में दिया है अवास्तविक, बी में दिया है वास्तविक तथा सीधा, सी में दिया है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन नंबर डी है आभासी तथा बराबर। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 13 नंबर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखिए संबंध होता है कि एफ बराबर r/2।
F बराबर R/2 होता है। तो इसके जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें से ए है इसमें दिया हुआ कि आधी होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 14 नंबर कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। देखिए अवतल दर्पण में इनमें से प्रश्न संख्या आगे है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण बनता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से आगे प्रश्न है 15 नंबर कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और हर्षित, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक और हर्षित, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और आवर्धित, और ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक और आवर्धित। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो होता है काल्पनिक और हर्षित प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसीलिए इसका जो है 15 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 16 नंबर कि ईंट है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पारदर्शी पदार्थ, बी दिया है अपारदर्शी पदार्थ, सी दिया है पारभासी पदार्थ, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ईंट जो है हमेशा ही अपारदर्शी पदार्थ होती है, क्योंकि जो प्रकाश है ईंट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश प्रवाहित नहीं हो सकता, मतलब ईंट से प्रकाश पार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा अपारदर्शी पदार्थ होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 17 नंबर कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है। तो देखिए जो हमारी आंखें जो वस्तु देख सकती हैं कुछ भी, तो वो हमेशा दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है दीप्त, बी में दिया है प्रदीप्त, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है दीप्त या प्रदीप्त, दोनों वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 18 नंबर कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल दर्पण में, बी दिया है अवतल दर्पण में, और सी दिया है समतल दर्पण में। तो देखिए इनमें से जो है संयुक्ति फोकस संभव जो है हमेशा अवतल दर्पण होती है। इनमें से ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 19 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सीधा होता है, बी दिया है औधा होता है, सी दिया है उल्टा होता है, और डी दिया है तिरछा होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 20 नंबर कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 से कम, बी में है 1 से ज़्यादा, और सी में है 1 के बराबर, और डी में है 0। तो इसमें से देखिएगा कि इनमें से आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई है तो दोनों का मात्रा बराबर होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हमेशा एक आता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 21 नंबर कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, बी में है उत्तल दर्पण का, सी में है समतल दर्पण का, और डी में है परवलयीय दर्पण का। तो देखिए सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 22 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो हमेशा अवतल दर्पण होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 23 नंबर कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, बी है तिरछी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, और डी है उपयुक्त सभी। तो जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो देखिए जो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण होता है हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है, तो इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 25 नंबर कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा किया जाता है। तो इसमें से देखिएगा कि उत्तल दर्पण ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 26 नंबर
कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कि इसमें से दिया है हमेशा सीधा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 27 नंबर कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो जैसे मान लीजिए कि एक उत्तल दर्पण है और इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, बी में दिया है 15 सेंटीमीटर, सी में दिया है 20 सेंटीमीटर और डी में दिया है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए कि एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि R बराबर होता है 2F। ठीक, तो यहाँ 2 और F का मान दिया हुआ है 20, तो ये इन 20 दुना के 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 28 नंबर कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखे पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है समतल एवं उत्तल दर्पण। तो देखिए इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से अगला प्रश्न है 29 नंबर कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई दर्पण है, उस दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़े हो तो उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब है, तो हमेशा समतल और उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल समतल, बी में दिया है केवल अवतल, सी में दिया है केवल उत्तल और डी में दिया है समतल या उत्तल। तो देखिए समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में जो होते हैं हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।